तो स्टूडेंट्स, जो आज हमारा लेक्चर था डेट इज ऑन पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। एंड शायद आप लोगों के लिए एक नई टर्म भी हो, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ठीक है, स्लाइड शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी भी शेयर करूंगी, उससे रिलेटेड, पीसीओ से रिलेटेड है। अच्छा, हम देखते हैं कि पीसीओएस जो है वो बेसिकली होता क्या है। कौन कौन जानता है पीसीओएस के बारे में? तो सब जानते होंगे। अब तो ये कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक हो गया। ठीक है, अगर आप पीछे 2020 की बात करते या 2021 की बात करते तब हम कह सकते थे कि ये बहुत रेयर टॉपिक है, लेकिन अब तो हर किसी को इसके बारे में पता होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता है डेट इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं वो एग जिन्होंने रिलीज करना होता है, और साथ में उसने एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना होता है ओवरी ने। लेकिन होता ये है कि ओवरीज के ऊपर पानी की थैलियां बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभार एग रिलीज होता है, कभी कभार नहीं रिलीज होता। और एस्ट्रोजन की बजाय एंड्रोजन्स हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। एंड्रोजन जो है डेट इज मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और जब वो एक्सेस में हो जाते हैं तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको मेल लाइक सिम्टम्स आते हैं, मेल लाइक पैटर्न्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। अब होता ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है डेट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब वो एक्सेस में हो जाएगा फिर वो आपके लिए जो है वो डेंजर कॉज करेगा, तब वो आपके लिए डैमेज कॉज करेगा। अगर हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग कहते हैं कि ओवरीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, देन यूट्रस होती है, देन वजाइना। दीज आर द मेन ऑर्गन्स। ठीक है, अगर हम लोग इनके फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो ओवरीज ने एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना है, ओवरीज ने एग रिलीज करना है। बेसिकली जो ओवरीज होते हैं ना वो मल्टीपल एग्स रिलीज करती है, बहुत ज्यादा इमेच्योर एग्स रिलीज कर रही होती है, जिसे हम फॉलिकल्स भी कहते हैं। अब होता ये है कि वो जो ओवरीज इतने सारे एग्स रिलीज कर रही है, इमेच्योर फॉलिकल्स, उनमें से एक मेच्योर होता है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, और फेलोपियन ट्यूब में ही आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। अब होता ये है कि जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहां पे जायगोट बन जाता है, वो आ जाके आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और वहां पे बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो बेबी की डेवलपमेंट होनी है, जो उसकी ग्रोथ होनी है, वो यूट्रस के अंदर होनी है। ठीक है, ये सारा जो था वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। अब होता ये है कि जब आपके ओवरीज के ऊपर जो सिस्ट बनती है ना, वो बेसिकली बनती हैं इमेच्योर एग्स की। ठीक है, जो ओवरीज इमेच्योर एग्स रिलीज कर रही थी और उसमें से एक एग जो है वो मेच्योर हो रहा था, तो होता ये है कि वहां पर पानी की थैलियां भरने लग जाती हैं, होती वो बेसिकली इमेच्योर एग्स है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा था कि एग ने वहां से रिलीज होना था, देन उसने मेच्योर होना था, देन उसने जाइगोट बनाना था, वो सारा रुक जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में बेसिकली क्या आता है कि आपके डेफिनेटली जब एग मेच्योर नहीं हो रहा तो इरेगुलर पीरियड्स सबसे पहला जो इनका सिम्टम आता है, डेट इज इरेगुलर पीरियड्स। अब इरेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब है? अब होता ये है कि अगर यहाँ पे बात की जाए, जैसे प्रेगनेंसी की मैंने बात की कि जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन, बेबी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर बेबी की ग्रोथ नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो एग जो यूट्रस के साथ इम्प्लांट हुआ था, ठीक है, वहां पे यूट्रस की ना थिक लाइनिंग बनती है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है यूट्रस की थिक लाइनिंग। वो इसलिए थिक लाइनिंग बनाई जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेबी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड रिक्वायर होगा। ठीक है, तो वो जो थिक लाइनिंग होती है वो न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड की होती है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो आफ्टर 28 डेज वो सारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, फिर आपको 6 दिन तक जो है वो ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होते हैं। अब इनके अंदर क्या मसला होता है? इनके अंदर मसला ये होता है कि कभी इनका एग रिलीज नहीं हो रहा ओवरी से। जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो आपका पूरा साइकिल ही नहीं चलता, तो किसी महीने तो इनको बिल्कुल पीरियड्स होते ही नहीं है। कभी ये मसला होता है कि इनके हार्मोन इतने बैलेंस हुए होते हैं कि इनको कभी किसी मंथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी मंथ इनको बहुत कम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कभी इनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हाई जा रहा है, कभी इनकी बॉडी में एस्ट्रोजन लो जा रहा है, कभी इनकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है,
उसकी वजह से इनके जो हार्मोन, इनके जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। अब जो इरेगुलरिटी है ना वो किसी भी किस्म की हो सकती है। वो ये भी हो सकता है कि एक महीने में 2 दफा हो, वो ये भी हो सकता है कि 3 3 महीने ना हो, वो ब्लीडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जो नॉर्मल पीरियड्स का साइकिल होता है वो ये होता है कि आपका 5 डेज जो है वो मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं 28 डेज से, लेकिन अगर ये 40 डेज तक साइकिल चला जाता है तो मतलब इरेगुलर है। एक्ने इशू, जो मेल के जो पैटर्न्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है बॉडी में, उसकी वजह से एक्ने का इशू फीमेल के अंदर ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ये मेल के पैटर्न्स है। एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, आपको पता है कि मेल की चेस्ट, एब्डोमेन, ठीक है, चिन पे हेयर होते हैं तो वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। अगर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है तो यहाँ पर इनके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ओबेसिटी, जो पीसीओस वाली फीमेल होती हैं इनकी जो ओबेसिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इनकी पूरी बॉडी पे आप ओबेसिटी नहीं देखते हो, इनके पेट के नीचे एक अलग से पाउच बना होता है, उस टाइप की इनके अंदर जो है वो ओबेसिटी होती है, ठीक है। मोस्टली इनके अंदर एब्डोमिनल फैट। डार्क स्किन, अब आपको पता है कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो हॉर्मोन्स पे चल रही है। आपने अगर सोना है तो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, आपने जागना है तो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है तो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, थर्स्ट हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस कंट्रोल करने के हॉर्मोन्स है, बीपी कंट्रोल करने के हॉर्मोन्स है, हर चीज आपकी हार्मोन से चल रही है। अब जो पीसीओएस जिन फीमेल को होता है ना, इनके अंदर जो एक मेजर इशू आता है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इनके अंदर, क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, तो जब इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से इनके स्किन के ऊपर पैचेस पड़ने लग जाते हैं, ब्लैक कलर के, अंडर आर्म्स, नेक में, स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। हेयर थिन, हेयर फॉल इनका बहुत ज्यादा होता है, ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाती है, डिप्रेशन इनको बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके स्ट्रेस भी सही तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा था, कॉर्टिसोल हार्मोन इनका स्ट्रेस भी कंट्रोल नहीं करता। इनफर्टिलिटी, जब एग ही रिलीज नहीं होगा ओवरी से तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा और एक फीमेल कंसीव कैसे करेगी, तो इनफर्टिलिटी के भी इनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे जो है वो इनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिसे हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि इस फीमेल को पीसीओएस है। अगर हम लोग इसमें कॉजेस की बात करें तो आप सबको कॉजेस पता होंगे कि जैसा हमारा आजकल लाइफस्टाइल है, जैसे हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं, तो आजकल हमारी जो बीमारियां हैं वो 40+ एज में नहीं हो रही है, वो 20 to 30+ एज में हो रही हैं। बॉडी के अंदर मेल हार्मोन का ज्यादा हो जाना, मेल हार्मोन क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रही है, आपके प्रोसेस फूड इनटेक से आ रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अब ये दोनों आपके जो है ना वो रिवर्स भी हो सकते हैं, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी पीसीओस हो सकते हैं, अगर पहले पीसीओस है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आपको पीसीओएस के लिए कोई हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन नहीं रिक्वायर होती है, अगर आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो रही है तो आपके ब्लड के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल हाई हो जाता है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी आपकी बॉडी में मेल हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो हाई कर देती है और आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, मेनली जो टाइप है जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है डेट इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस, ठीक है, कि जिसमें आपको इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो है वो शुगर लेवल हाई होता है और उससे एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और वो आपकी ओव्यूलेशन के अंदर इंटरफेयर करती है। पोस्ट पी पीसीओएस जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी एंड्रोजन्स का लेवल हाई हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कहाँ से आएगी, आपके डाइट और लाइफस्टाइल से, तो इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। एड्रिनल पीसीओएस इज नॉट अ कॉमन, ठीक है, ये जो है वो आपके प्रिकर्सर्स बनाता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को हाई करते हैं बॉडी में, ठीक है। और ये मेनली स्ट्रेस की वजह से होता है कि अगर जो, क्योंकि स्ट्रेस के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉर्टिसोल, वो आपके एड्रिनल ग्लैंड ने रिलीज करना होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको पीसीओएस हो रहा होता है। लेकिन ज्यादा कॉमन है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपका इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं अगर आप पीसीओएस को ट्रीट नहीं करते हो। पीसीओएस कभी भी क्योर नहीं हो सकता, इसकी जस्ट लाइफ टाइम मैनेजमेंट है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। अब होता ये है कि जो पीसीओएस वाली फीमेल होती है जब वो आपके पास आती है, डाइट प्लान आप उसे देते हो, फॉर एग्जांपल वो मैरिड है, तो वो चाहती है कि बस मुझे कंसीव करवा दो किसी तरह से, ठीक है, कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी, ठीक है। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर वो छोड़ देती है डाइट और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डाइट को फॉलो नहीं करती है, लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करती है,
तो उसके अंदर रिस्क होता है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि पीसीओज है और पीसीओज में उसको पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो टाइप 2 डायबिटीज में भी वो कन्वर्ट हो सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकती है। प्रीक्लैम्सिया एंड हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया हाइपरटेंशन को कहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हाइपरटेंशन ही होती है, इसमें आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी आपके प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है। और इसकी एक सिवियर फॉर्म भी होती है जिसे हम ई क्लैम्सिया कहते हैं। और उसके अंदर तो जो पेशेंट होती है वो कॉमे में चली जाती है, क्योंकि उसमें यूरिन में ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है। प्री टर्म बर्थ, ठीक है, ये भी इनकी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर ये कंसीव कर भी लेती हैं लेकिन इनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ये रिस्क पे रहती है कि इनका जो बेबी है वो प्री टर्म हो सकता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है डेट इज 38 वीक्स टू 42 वीक्स। अगर कोई 38 वीक्स से पहले पैदा होता है डेट इज द प्री टर्म, और अगर कोई 42 के बाद पैदा होता है डेट इज द पोस्ट टर्म। ठीक है, तो प्री टर्म बेबी का भी इनके अंदर जो है वो रिस्क रहता है, सी सेक्शन का रिस्क होता है, क्योंकि अगर इनको ओबेसिटी हुई, अगर इनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुई एंड अगर प्रीक्लैम्सिया हुआ तो डेफिनेटली जो है वो सिजेरियन सेक्शन ही होगा। ओवरियन कैंसर, जब ओवरीज के ऊपर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनती जाएंगी इमेच्योर फॉलिकल्स की, वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो सकती है और वो कैंसर की तरफ भी लेके जाती है। ओवियन कैंसर और इनके अंदर यूट्रस कैंसर का भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। वो किस तरह से कि अगर इनको 2-2 3-3 मंथ्स अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो बढ़ती जाती है, वो वहीं पर, क्योंकि अब वो शेड होगी तो हर महीने एक नई लाइनिंग बनेगी ना। अगर वो आपकी शेड ही नहीं हो रही, आपको पीरियड्स ही नहीं हो रहे, तो वो लाइनिंग ग्रो करती रहती है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होके वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो सकती है। वहां पे वो भी बन जाती हैं स्टोन्स वगैरह या फिब्रॉइड्स का इशू आता है, तो वो कैंसर, यूट्रस कैंसर की तरफ भी कंडीशन लेके जा सकती है। इनफर्टिलिटी और डायबिटीज टाइप 2 के जो है वो इनको रिस्क है। डायग्नोस की बात करते हैं तो पीसीओएस का डायग्नोस इज वेरी सिंपल। ठीक है, मैं ग्रुप में रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो जब भी आपके पास एक पेशेंट आती है आपने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, आपने उससे पूछना होता है उसके सिम्टम्स के बारे में कि उसको एक्नी तो नहीं होती, उसका वेट गेन कैसा है, उसको इरेगुलर पीरियड्स तो नहीं है, उसकी स्ट्रेस कैसी है, ठीक है, उसका हेयर फॉल तो नहीं होता, उसके चेस्ट एब्डोमेन चिन पे ज्यादा हेयर तो नहीं आते हैं। अगर वो कहती है कि उसको इसमें से 2-3 सिम्टम्स होते हैं, देन आप उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हो कि आपकी फैमिली में तो हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है। तो उसके बाद आप उसका वेट, उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो एंड फिजिकल एग्जाम सारा कुछ उससे पूछने के बाद अगर आपको लगता है कि उसको पीसीओएस है, उसके सिम्टम से आपको लग रहा है, देन आप ब्लड टेस्ट करवाते हो। ब्लड टेस्ट में आप जो है वो नॉर्मली एफएसएच एंड एलएच का टेस्ट करवाते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन का भी करवाते हो। इसके बाद आप ग्लूकोज भी उसका चेक करते हो कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, उसके डायबिटीज तो नहीं है उसको, ये भी। देन जब उसके पास स्टार्टिंग में आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हो, ठीक है, आप सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाते हो, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसके अगर उसके लेवल्स हाई आते हैं, एफएसएच एलएच प्रोलैक्टिन, तो इट मीन्स कि उसको पीसीओएस है। ठीक है, उसके हार्मोन इम्बैलेंस है। देन आप उसको कंफर्म करने के लिए देन आप उसको जो है वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हो कि आप पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ही आपको जो है वो जाहिर होगा कि उसके ओवरीज के ऊपर सिस्ट बनी हुई है या नहीं। ब्लड टेस्ट आपको सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस का बताते हैं। बेटा आप किसी भी फेज के अंदर करवा सकते हो, रिपोर्ट के अंदर हर फेज मेंशन होती है कि फॉलिकुलर में कितना लेवल होना चाहिए, ल्यूटियल में कितना लेवल होना चाहिए, ओव्यूलेशन के दरमियान कितना लेवल होना चाहिए। मैं आपको रिपोर्ट ग्रुप में सेंड करूंगी, तो उसके अंदर जो है वो हर फेज मेंशन होती है, आप किसी भी फेज में करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। ठीक है, अब पीसीओएस के लिए कोई खास मेडिकेशन नहीं होती है कि जो आपकी कंडीशन रिवर्स करते। मेडिकेशन आपको सिर्फ ये दी जाती है कि आपके हार्मोन्स के लेवल थोड़े डाउन किए जा सके, आपके पीरियड्स को रेगुलर किया जा सके। ठीक है, लेकिन कंडीशन आप इसको ठीक कर सकते हो जब आप इसको डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाते हो। अब ट्रीटमेंट दो तरह से होते हैं, एक फीमेल आपके पास वो आएगी जिसने जो अनमैरिड है, जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। एक फीमेल आपके पास वो आएगी जो मैरिड एंड शी वांट्स टू कंसीव। तो दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जो कि एक अनमैरिड है, उसके लिए ये होता है कि आप उसको हार्मोनल मेडिकेशन दे रहे होते हो ताकि उसके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन आप दे रहे होते हैं ताकि जो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ठीक हो सके, और मोस्टली हम मेटफॉर्मिन जो है वो पीसीओएस वाले पेशेंट को दे रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन भी आती हैं जो एंड्रोजन्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं उनको ड्रॉप करती हैं, उससे आपकी एक्ने और हेयर ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो सकती है।
तो ये आप इनमें जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है कि आप ये वाली मेडिकेशन इनको दे सकते हो। लेकिन अगर एक फीमेल है जिसने प्रेग्नेंट होना है, जिसने कंसीव करना है, देन हम उसमें ऐसी मेडिकेशन देते हैं कि जो आपका एग जो है वो रिलीज करवाए, जो एग को मैच्योर करवाए। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि सर्जरी भी करवाई जाती है, क्योंकि कुछ फीमेल का बहुत सीरियस इशू होता है। उसमें फिर जो ओवरीज जो आपके वो जहाँ पर सिस्ट बनी होती है उनके टिश्यूज को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन सर्जरी बहुत रेयरली ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। ज्यादातर यही होता है कि ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड करवाने की मेडिकेशन दी जाती है। और आजकल एक नया ट्रेंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ भी आपने सुना होगा। और देखो कि अगर आप लैब में एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवा भी लेते हो, उसके बाद आपने जाइगोट जो है उसको यूट्रस के अंदर रखना है। बेबी ने ग्रो तो मदर के ही वॉर्म के अंदर होना है ना। तो आपको डाइटरी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तो तब भी करनी पड़ेगी, चाहे आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा भी लो। आपने बाहर कंसीव तो कर लिया, आपने एग उसकी फर्टिलाइजेशन तो करवा ली, लेकिन बेबी ने जो 9 महीने ग्रो करना है वो तो आपके ही अंदर करना है ना। तो आपका स्ट्रोंग होना तो बहुत जरूरी है, आपके वाइटामिन और मिनरल्स तो पूरे होने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन चाहे आप करवा भी लोगे तो भी आपको डाइटरी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये था मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइटरी मैनेजमेंट हम इसके किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी दे रहे होते हैं, डेट इज द मेडिटेरियन डाइट। ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट देते हैं हम। इसमें ये कहते हैं कि आप मटन बीफ वगैरह को थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो हम इसमें प्लांट बेस्ड डाइट देते हैं। और आपको पता है कि जब आप वेजिटेबल्स का और होल ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो पीसीओएस पेशेंट का मेजरली इशू क्या है कि इनके अंदर इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इनके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो वो उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। डाइट ऑर्डर की बात करें तो इसमें हम लोग एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट करते हैं। कस्टमाइज डाइट प्लान देते हैं। अब जो पेशेंट, अब जरूरी नहीं है कि एक ओवरवेट पेशेंट है तो उसी के अंदर ही सिर्फ पीसीओएस का मसला होगा, नहीं। जो पेशेंट आपकी अंडर वेट है उसके अंदर भी हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो अगर तो अंडरवेट पेशेंट आती है तो उसकी आपने एनर्जी इंक्रीज करवानी है, अगर एक ओवरवेट पेशेंट आती है तो उसकी एनर्जी आपने डिक्रीज करवानी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हम पेशेंट के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनका अर्ली डायग्नोस हो जाता है पीसीओएस, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आपको इतने रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक फीमेल आपके पास ऐसी आएगी कि जिसके अंदर पीसीओएस प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, देन आपको उसके कार्ब्स भी मैनेज करने पड़ेंगे। प्रोटीन मॉडरेट एंड हाई अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि जो वेट लूज करवा रहे होते हैं हम तो प्रोटीन ज्यादा देते हैं ताकि मसल वेस्टिंग ना हो। एंड फैट डिक्रीज करते हैं। अब फैट डिक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी डाइट से बिल्कुल हर चीज खत्म कर देनी है फैटी। फैट रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये कि आपने यहाँ पे उसकी टाइप चेंज करनी है फैट की। फैट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आपने ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स की बजाय उसको अनसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर शिफ्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। फाइबर ज्यादा देना फिलिंग और फुलनेस के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट कंसर्न की बात करते हैं। क्रोमियम इंसुलिन का पार्ट होती है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, तो क्रोमियम रिच डाइट दे सकते हैं। मोस्टली पीसीओएस पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन डी का इंटेक ज्यादा करवाते हैं। अगर कोई अंडरवेट पेशेंट आई है तो उसके अंदर एचबी भी उसकी कम होती है, तो आयरन को आपने जरूर नोटिस में रखना है, कैल्शियम। मोस्टली पीसीओएस पेशेंट के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है तो उनके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो इन द लेटर लाइफ इनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी होता है, तो इसलिए इनका कैल्शियम इंटेक भी आपने पूरा रखना है। थेराप्यूटिक डाइट की बात करें तो इसमें जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम लोग कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है। आप कैलोरीज कम या ज्यादा कर रहे हैं और आप न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर रहे हैं, ना कि आप जो रूट ऑफ द फूड है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, ओरल इनटेक करवा रहे हो। अच्छा, अब जो फूड्स आपने इनको अवॉइड करवाने हैं, ठीक है, दैट इज फ्राइड फूड्स। सैचुरेटेड आप 7% तक दे सकते हो, लेकिन जितना इसको अवॉइड करें उतना ही बेटर है। रेड मीट जरूर अवॉइड करवाना है। प्रोसेस स्नैक्स, हाई जो शुगरी, जो इंस्टेंट आपको मार्केट के अंदर सीरियल्स मिल जाते हैं, वो जरूर अवॉइड करवाने हैं। शुगरी बेवरेजेस एंड रिफाइंड का अवॉइड का मतलब ये है
कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस करते हो, एकदम से आप उसकी डाइट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो, और ना ही वो इस चीज को आपके डाइट को फॉलो करेगी अगर आप पहला दिन ही उसको सारा कुछ कह दोगे कि सब कुछ छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपने उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करवाना है तो उसके लिए ज्यादा नुकसान कॉज कर सकती है, ठीक है। जैसे सोडा ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। अगर वो पिज्जा वगैरह खाती है तो वो एक स्लाइस आपने उसको कहना है कि ठीक है आप खा लो। सोडास वगैरह से उसका जो है वो इनटेक कम करवाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो सोडास वगैरह छोड़ेगी देन आपने देखना है कि नेक्स्ट उसकी क्या चीज है जो उसको ज्यादा हार्म कॉज कर रही है। ठीक है, अगर उसको स्वीट की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, स्वीट जो है वो ज्यादा हार्म कॉज करता है आपकी बॉडी में, देन आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करवाना होता है। इस तरह से डाइट प्लानिंग करते हैं। अब जो फूड्स आपने उनको देने हैं डेट इज ओमेगा 3 और बीन्स वगैरह, आपने जब आप एनिमल प्रोटीन नहीं दे रहे हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन देनी है, ठीक है। लेंटिल्स, बीन्स वगैरह देने। एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ठीक है, डेट आर गुड सोर्स ऑफ दी एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर्स, विटामिन A, होल ग्रेन्स एंड होल फ्रूट देना है, ठीक है। फ्रूट जूसेस को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना, उसके अंदर जस्ट एक फ्रुक्टोज शुगर होती है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं आपको मिलता। तो कोशिश करनी है कि होल फ्रूट देना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सीड साइकिलिंग। कौन कौन सीड साइकिलिंग के बारे में जानता है? आई नो मैम। हाँ जी। क्या आप लोगों को लगता है कि सीड साइकिलिंग इफेक्टिव है? जी मरियम, बताएं। आप सबने सीड साइकिलिंग के बारे में सुना? कोई ऐसा पर्सन जिसने सीड साइकिलिंग के बारे में ना सुना हो? अच्छा चले मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा, जो सीड साइकिलिंग होती है ना, इसमें ये चीज होती है कि आप लोग, मैंने आपको बताया है कि 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है। अब 28 डेज साइकिल को हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहले 14 डेज होते हैं वो उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, जो लास्ट 14 डेज होते हैं उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। दरमियान में 1-2 दिन आपके ओव्यूलेशन के होते हैं। अब होता ये है कि ये जो साइकिल होता है ना, ये आपके पीरियड्स के बाद स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन हो गई, ठीक है, जैसी आपको खत्म हुई उसके बाद आपने, आपकी फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। अब फॉलिकुलर फेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अब आपका दोबारा से एक नया एग बनेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का काम होता है कि उसने एग को रिलीज करवाना है, एग को मेच्योर करवाना होता है, ठीक है। अब बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि ओवरीज जो है वो इमेच्योर फॉलिकल्स बनाती है, फर्स्ट 14 डेज के अंदर यही सारा काम होता है। इमेच्योर फॉलिकल्स बनाएंगी, उसमें से एक एग जो है वो मेच्योर होगा, फलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। ये सारा काम आपका करता है एस्ट्रोजन। फिर 14 to 15 डेज होता है कि जो आपका हाईली फर्टाइल डेज भी से कहते हैं, कि जहां पर कंसीव करने के मैक्सिमम चांस होते हैं, प्रेग्नेंट होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। उस टाइम पे आपका जो एग है वो फुली मैच्योर हो चुका होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। वो सिर्फ 1 से 2 दिन होते हैं। उसके बाद 15 डेज से आपकी ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन कर जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, उसने एग को मेच्योर कर दिया। अब इस फेज के अंदर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन ने क्या करना है, उसने यूट्रस की थिक लाइनिंग बनानी है कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी डेवलप कर जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन ना होगी तो पीरियड्स हो जाएंगे। अब वो प्रोजेस्टेरोन सारा ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, यूट्रस की थिक लाइनिंग बनाता है, 15 से लेकर 28 दिन तक ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से पीरियड्स हो जाते हैं। अब जो जिनको पीसीओज होते हैं उनके अंदर ये सारे जो साइकिल था ना, ये जो नॉर्मल साइकिल था, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसमें हम कहते हैं कि जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उनके हार्मोन बैलेंस करने को। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फॉलिकुलर फेज है उसके अंदर 2 टेबल स्पून देने हैं पंपकिन एंड फ्लैक्स सीड्स के। अब पंपकिन और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज और कद्दू के बीज, इनके अंदर जिंक होता है, दैट इज वेरी गुड फॉर द एस्ट्रोजन वर्किंग। और फर्स्ट 14 डेज के अंदर आपको चाहिए भी एस्ट्रोजन, तो इसलिए उन फर्स्ट 14 डेज के अंदर फ्लैक्स एंड पंपकिन सीड्स दिए जा रहे होते हैं 1-1 टेबल स्पून, ठीक है। और सुबह शाम आप करके जो है वो इनको दे सकते हैं। तो इनके अंदर जिंक है, वो आपके एस्ट्रोजन की वर्किंग को इम्प्रूव करेंगे, आपके एग को मेच्योर करवाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके 14 डेज आपने ये 2 सीड्स यूज कर लिए, फिर जो लास्ट 14 डेज होते हैं उसके अंदर आपने करने होते हैं सनफ्लावर एंड सेसमे सीड यूज, तिल के बीज और सूरजमुखी के बीज। अब इनमें क्या होता है, इनमें सेलेनियम होता है, इस टाइम पे आपको प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, आपका जो सेलेनियम होता है वो आपकी प्रोजेस्टेरोन की वर्किंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और सेलेनियम एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है।
तो ये आपकी जो है वो सीड साइकिलिंग की स्टोरी है कि आपका जो बेसिकली जिंक और सेलेनियम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैम बेस्ट टाइम भी बता दें इन फायर बिफोर फूड। और बेटा जो सीड्स होते हैं ना वो आप किसी भी फूड में, किसी भी सैलेड, किसी भी सालन, किसी भी स्मूदी, किसी भी शेक के अंदर डाल के ले सकते हो। कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता है सीड्स का, आप किसी भी टाइम दे सकते हो। ठीक है, मसला ये आता है कि लोगों को लगता है कि गर्म बहुत होते हैं, इससे बीपी हाई होता है, ठीक है, तो ये नहीं देने चाहिए। तो वो एक साइकोलॉजी है, गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सुबह दो, शाम दो, दोपहर को दो, किसी भी टाइम पे आप सीड्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो स्टोरी है फ्लैक्स सीड्स की। एंड नेक्स्ट हम कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। चिकन कॉज पीसीओस, सुना हुआ है आप लोगों ने? चिकन एंड मिल्क जो है वो पीसीओस कॉज करते हैं, बहुत सुनी होगी मैम। पीरियड्स के फर्स्ट डे से 14 डेज तक हम नहीं, जब पीरियड्स एंड हो जाते हैं जो 5 to 6 डेज के लिए होते हैं, तो उसके बाद आपने स्टार्ट करने हैं, उसके बाद आपका नया साइकिल स्टार्ट होता है। पीरियड्स एंड हो गए, देन आपने फर्स्ट डे उसको काउंट करना है जिस दिन आपके पीरियड्स एंड होंगे। ठीक है, जिस दिन आप नहा के नमाज वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस दिन से आपने उसका फर्स्ट डे काउंट करना है, और 14 दिन तक आपने जो है वो देने हैं। पीरियड्स को हम लोग साइकिल में काउंट नहीं करते, वो जो 5 से 6 दिन होते हैं वो अलहदा होते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं लास्ट में दूंगी। अच्छा, चिकन एंड मिल्क जो है वो पीसीओएस कॉज करते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये मिथ सुनी होगी कि इनको हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हैन को, बफलो को, काऊ को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोनल बैलेंस कॉज करते हैं। बेटा अगर ऐसी बात है ना, आपकी सारी फूड ही मिलावट वाली है। आप कोई भी चीज खा लो, कोई भी चीज मिलावट से पाक नहीं है। ठीक है, तो अगर जहां तक आप बात करते हो मिल्क और चिकन से कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं या पीसीओएस कोज करते हैं, आप नेचुरल फूड्स को मिलावट शुदा करार दे देते हो, लेकिन जो आप बाहर से प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, आपका माइंड जो है वो उसकी तरफ क्यों नहीं जाता? वो तो चिकन और मिल्क से ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है, आपके हॉर्मोन्स के लिए हार्मफुल है। आप जो रातों को जाके आपकी जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, आपका माइंड उस तरफ क्यों नहीं जाता? आप जो हर टाइम बैठे हुए हो, आपका माइंड उसकी तरफ क्यों नहीं जाता कि ये चीजें ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू द चिकन एंड मिल्क? ठीक है, तो चिकन एंड मिल्क पीसीओएस कॉज नहीं करते, ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज नहीं करते हैं, तो आपने उनकी डाइट में जरूर इंक्लूड करवाना है। ठीक है, जो चीज कट ऑफ करवानी है, जो ज्यादा हार्मफुल है, वो चीज कट करवानी है। ठीक है, फीमेल नेवर गेट प्रेग्नेंट, मिथ है। ठीक है, अगर आप डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेज कर लेते हो, तो बहुत सारी फीमेल है जो कंसीव कर जाती है। PCOS नेवर बी क्योर, इट इज फैक्ट। PCOS कभी भी क्योर नहीं हो सकता, आपकी सिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसका साइज आप स्मॉल रख सकते हो, आप ये ट्राई कर सकते हो कि वो साइज में ग्रो ना करे, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। ओनली सीड साइकिलिंग क्योर द डिजीज। हमारे यहाँ बहुत सारे डाइटिशियंस का ये कहना है कि बस सीड साइकिलिंग करवा लो, ये चीज बस इफेक्टिव है, बाकी कुछ ना करवाओ। ऐसा नहीं है, सीड साइकिलिंग सिर्फ में सिर्फ जिंक और सेलेनियम है जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ठीक कर रहे हैं। बाकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके लिए आपको डाइट करनी पड़ेगी। डाइटिशियन नोट की बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिजीज होती है, पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट। हर चीज खाएं लेकिन पोर्शन के अंदर खाएं। कोई भी चीज रेस्ट्रिक्ट मत किया करें, बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस किया करें। और वाटर को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, तो वाटर को एज अ न्यूट्रिएंट ही कंसीडर किया करें। आप उसके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स पूरे कर देते हैं और वाटर को भूल जाते हैं। कभी भी आप लोग प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वाटर के 7 to 8 ग्लासेस नहीं लिखते, आप लिखेंगे तो पेशेंट को याद आएगा। तो वाटर को भी एज अ न्यूट्रिएंट ही कंसीडर किया करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप पैटर्न एंड मील टाइम। जिसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सोने, उठने, खाने पीने की टाइमिंग सेट कर ले। मीटिंग एंड हो जाएगी तो आपने अगेन भी ज्वाइन करनी। बेटा आपकी जो बॉडी है ना वो सर्केडियन क्लॉक के ऊपर चल रही है, और जो आपका क्लॉक है ना वो आपका नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है। रात होती है, खुद ही आपकी बॉडी के अंदर फटीग इनिशिएट होगा, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। सुबह होगी, खुद ही आपकी आंख खुलेगी। और ये कैसे होगा? जब आपकी हैबिट ऐसी होगी, जब आपने क्लॉक को नेचर के साथ सेट किया होगा। जिनके भी आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस के इशू है ना, उनका मसला ये है, किसी दिन वो ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे, किसी दिन 10 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 12 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 8 बजे कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल स्पाइक करता है ऐसे। ठीक है, आपके हॉर्मोन्स को नहीं समझ आती कि अब इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, तो मील टाइमिंग्स को सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट, एक ही टाइम पे लंच, एक ही टाइम पे डिनर करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी सारी बॉडी के अंदर खुद ही हॉर्मोन सेट हो जाए। आपके बॉडी को पता होगा इस टाइम पे ब्रेकफास्ट आना है, वो इंसुलिन भी रेडी रखेगा, वो आपके बाकी हॉर्मोन्स भी डाइजेशन के लिए रेडी रखेगा, एंजाइम्स भी रेडी रखेगा, आपकी ना ही ग्लूकोज स्पाइक करेगी, ना ही आपको अदर प्रॉब्लम्स होगी। हमारा मसला ये है कि हम बेतुका खाते हैं। ठीक है,
ये चीज पड़ी है, कोई टाइम नहीं है, इस टाइम पे खा ली, ठीक है, 2 बजे खा ली, 4 बजे खा ली, किसी दिन कुछ खाया ही नहीं, लेट नाइट खा ली। और स्लीप पैटर्न्स भी हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है, किसी दिन हम 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 2 बजे। एक टाइम सेट करें, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है वो भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस एंजाइटी के लिए आपने इनको रिकमेंड करना है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी थेरेपिस्ट लें। एक्सरसाइज लाजमी को करवानी है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपके मसल्स उतना ही मूव करेंगे। और सप्लीमेंट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्स बेतुका ना दिया करें किसी को भी। अगर 20s एंड 30s में आपके पास एक लड़की आई है, उसको सप्लीमेंट्स की नीड नहीं है, अनलेस के उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी बहुत सवेयर हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल इस तरह से ना करवाया करें कि आप जो है वो कैल्शियम भी लेना शुरू कर दो, विटामिन डी भी, बायोटीन भी, आयरन भी, नो। आप पहले टेस्ट करवाएं कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है या नहीं। टेस्ट आई नो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओएस के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा हो जाती है। तो उस सूरत में आप विटामिन डी के इंजेक्शन उनको दूध में डाल के रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स के ऊपर आई रखा करें कि आपने 3 महीने से ज्यादा यूज नहीं करवाने। 40+ एज है तो जरूर उनको मल्टीवाइटामिन दें, क्योंकि उनके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो वीक हो गई है बॉडी के। लेकिन हर किसी को सप्लीमेंट्स ना दिया करें। केस स्टडी की बात करते हैं तो ये एक फीमेल थी, ठीक है, 25 ईयर्स की थी ये। और ये ओवरवेट थी, इनके रेगुलर पीरियड्स, और इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। इनकी रिपोर्ट्स मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिएगा। और ये मैरिड भी थी। इनका आइडियल बॉडी वेट 56 होना चाहिए था, और इनका करंट जो था वो 70 था। अब इनको जो था वो मैंने प्लान दिया था कुछ इस तरह का। 1 डे का इनको मैंने प्लान दिया था, हर रोज मैं प्लान चेंज करती हूँ पेशेंट का। प्री ब्रेकफास्ट के अंदर मैंने इनको जीरा वाटर दिया था। मैंने कहा था कि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो सुबह उठ के आपके रिलीज हो जाएंगे। देन मैंने इनको जौ का दलिया दिया था, उसमें मैंने चिया सीड की टॉपिंग की थी। जौ का दलिया के अंदर कार्ब्स थे, लेकिन चिया सीड ऐड कर दिए तो वो कार्ब्स एंड फैट्स का एक मिक्सचर बन गया, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज स्पाइक करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड देना स्टार्ट करता है, कार्ब्स को प्रोटीन एंड फैट्स के साथ देना स्टार्ट करता है। स्नैक वन में मैंने 2 एप्पल्स दिए थे, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा मसला था, तो इनको मैंने कोई भी हाई शुगर फूड नहीं दिया था, एप्पल्स दिए थे। और मैंने देने इनको आड़ू थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरे घर में अभी सिर्फ एप्पल पड़े हुए हैं, तो आपने पेशेंट की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी चलना है। लंच के अंदर इनको सैलेड बाउल दिया था। सैलेड बाउल के अंदर मैंने इन्हें कहा था कि आपने 2 खीरे खाने, क्योंकि खीरे के अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है और उनकी जो हाइड्रेशन है उसको पूरा करेगा। इसके अलावा मैंने इन्हें कहा था कि आपने प्याज काट के साथ में रखना है, उसके ऊपर आपने नींबू डालना है। और आपने जो है वो कुछ जो चने होते हैं वाइट, वो आपने बॉयल करके रख लेने हैं, आपने सैलेड बाउल के अंदर वो लेने हैं। और आपने ये रोटी खाने से 5 मिनट पहले लेना है सैलेड। जब उसने 5 मिनट पहले लिया तो उसने मुझे मैसेज किया कि मेरा तो इसी से ही पेट भर गया, अब मैं रोटी लूं या ना। मैंने कहा कि अगर आपका पेट भर गया तो आप रोटी को स्किप कर दें, अगर आपका पेट नहीं भरा तो आप आधी रोटी ले लें। और आधी रोटी के साथ भी मैंने उसको ये कहा कि आपने वेजिटेबल्स जो भी आपके घर में सालन पका हुआ है आपने वो ज्यादा लेना है, रोटी आपने कम है। लाइक एक नवाले के अंदर आपने वेजिटेबल्स ज्यादा लगा के खानी है और ऑयल हटा के खानी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्नैक टू में मैंने उसको दी थी सिनेमन टी। दालचीनी बहुत अच्छी है, आपका हाइपोग्लाइसेमिक इसका इफेक्ट होता है। तो दालचीनी का, जिनको डायबिटीज होती है उनके लिए दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर के अंदर मैंने इसको दिया था दालों का सूप। डिनर के अंदर कभी भी चावल सैलड इस तरह की चीजें नहीं देते, वो ब्लॉटिंग कॉज करते हैं। मैंने इसे दालों का सूप दिया था, प्रोटीन रिच है, ठीक है। प्रोटीन पूरे इसके मील के अंदर कहीं पे भी पूरी नहीं हुई थी, तो रात को मैंने इसको दालों का सूप दे दिया था। उसके बाद बेड टाइम पे इसको मैंने मिल्क कहा था कि आपने लेना, और उसके अंदर आपने थोड़ी सी चुटकी जो है वो हल्दी की ऐड कर लेनी, क्योंकि वो एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। तो ये सारी मैंने उसको दी थी। अब डाइटिशियंस यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो 15 दिन का डाइट प्लान बना के पेशेंट को दे देते हैं, उसके बाद आप उसको कभी नहीं पूछते। अब आपको करना ये चाहिए कि आपको जो आपके ऑनलाइन, ये मेरी ऑनलाइन क्लाइंट थी तो इसलिए मेरे पास टाइम भी था इसको डील करने का, क्योंकि फिजिकल वाला तो बार बार नहीं आ सकता, लेकिन ऑनलाइन वाला तो आपके साथ हर टाइम कनेक्ट होता है। तो ऑनलाइन वाले क्लाइंट के साथ मैं ये करती हूँ कि मैं उनको एक एक दिन का प्लान डेली सेंड करती हूँ, ठीक है। उनको डेली बताती हूँ, ठीक है। जैसे प्री ब्रेकफास्ट में मैंने आज जीरा वाटर दे दिया था, कल मैं हो सकता है उसको कोई नट्स दे दूँ, ठीक है। उसकी अवेलेबिलिटी पूछ लेती हूँ कि आपके घर में क्या क्या पड़ा हुआ, फिर उसमें से जो मुझे हेल्दी उसके लिए लगता है मैं उसको वो देती हूँ। इस तरह से बेटा क्लाइंट्स को डील करते हैं,
ठीक है, जब आप 15-20 महीने का प्लान बनाकर दे देते हो ना, क्लाइंट कभी भी फॉलो नहीं करेगा। आपको डेली उसको मोटिवेटेड भी करना पड़ेगा, आपको डेली उसके साथ इन कंटेक्ट भी रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपको डेली उससे मील पिक्चर्स भी मंगवानी पड़ेंगी कि वो क्या खा रहे हैं। मुझे पता था, उसने जब मुझे सैलेड की पिक्चर भेजी उसके अंदर उसने चने बहुत ज्यादा डाले थे। तो मुझे पता था कि वो बाद में खुद ही कहेगी कि मेरा तो रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि चने जो है वो आपको बहुत ज्यादा फुल कर देते हैं। तो मैंने उसको उस टाइम पे नहीं रोका कि इतने ज्यादा चने नहीं डाल, क्योंकि मुझे पता था कि उसने सिर्फ एक बाउल लेना, उसके बाद उसने शाम को जाके सिनेमन टी लेनी। तो उसने उस दिन रोटी नहीं खाई। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्लाइंट के साथ आपको इन टच रहने की जो है वो जरूरत होती है। पीसीओडी एंड पीसीओएस के अंदर जो है फर्क देख लेते हैं। पीसीओडी जो है वो एक कॉमन डिसऑर्डर है जो कि 10% फीमेल को अफेक्ट करती है। पीसीओएस जो है वो 2.5% फीमेल को अफेक्ट कर रहा होता है। पीसीओडी में बेसिकली होता ये है कि इसमें आपका ओबेस्ट्री, स्ट्रेस और हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो बेसिकली हो रहा होता है। लेकिन जो पीसीओएस होता है ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, और ये ज्यादा सिवियर फॉर्म होती है। इसमें ये होता है कि ओवरीज एग बनाना ही छोड़ देती है। ठीक है, एंड पीसीओडी में ज्यादा फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती। अगर आप अपना स्ट्रेस, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल मैनेज कर लो तो आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन पीसीओएस के अंदर फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है अगर आप जो है वो इसको नहीं ठीक करते हो अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा पीसीओडी की कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। लेकिन पीसीओएस के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का इशू होता है, और इनको एंडोमेट्रियल यानी कि यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है लेटर स्टेजेस में जाके। ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन देख लेती हूँ। बेस्ट टाइम फॉर दी, मैंने बता दिए। पीरियड्स के फर्स्ट डे से 14 डेज तक पंपकिन, और नहीं पीरियड्स के बाद, ये भी मैंने शायद बता दिया था। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द सीड साइकिल। बेटा सीड्स जो है ना वो हेल्दी, इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपने उसका कैलोरीज डेफिसिट बहुत ज्यादा किया हो, आपने उसकी कैलोरीज अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट की है उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, मैम ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है डेफिनेटली, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सीड से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, सीड्स जो है वो फाइबर रिच होते हैं। ठीक है, आपके जो कैलोरीज डेफिसिट है या आपकी जो अदर डाइट एंड लाइफस्टाइल है उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सो कि मुझे नेक्स्ट मीटिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि हो गया। अगर किसी के पीरियड स्टॉप ना हो, मतलब मेरी कजन है उसके पीरियड स्टॉप ही नहीं हुए हैं तकरीबन 2 ईयर से। मतलब मैम सप्लीमेंट्स बता दें अफोर्डेबल। बेटा अब मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसका। क्या उसे भी पीसीओ से, अच्छा जो ये कह रहे हैं ना कि सप्लीमेंट्स बता दें अफोर्डेबल, तो बेटा डिफरेंट कंपनीज है, न्यूट्रीफैक्टर है, हर्बायोटिक्स है, हेड टू रूट है, जिनका आजकल ज्यादा चल रहा है। अब किसी को न्यूट्रीफैक्टर सूट करता है, किसी को हर्बायोटिक्स सूट करता है, किसी को हेड टू रूट सूट करता है। ठीक है, ये तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है कि हर्बायोटिक्स के अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत सारे कहते हैं न्यूट्रीफैक्टर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है, कोई कहते हैं हेड टू रूट के बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं किसी को भी स्पेसिफाई नहीं करती हूँ। आप कोई भी सप्लीमेंट यूज कर लें। ठीक है, हर्बायोटिक्स का अगर नहीं फर्क पड़ा देन न्यूट्री फैक्टर का यूज कर लें। मैम पीसीओएस में किन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है और किन का डिक्रीज? बेटा बेसिकली जो एलएच है, एफएसएच है और प्रोलैक्टिन है ना, मेनली प्रोलैक्टिन का लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। एस्ट्रोजन वगैरह के जो है वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो कही थी कि जिनके पीरियड स्टॉप ही नहीं हुए 2 साल से, क्या उनको पीसीओएस है? बेटा आप टेस्ट करवाएं, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन के टेस्ट करवाएं। उसने पीरियड्स के फर्स्ट डे से साइकिल बेटा नहीं